हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 क्लास का सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हम लोअर क्लासेस में कर चुके हैं, जहां हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला किया था फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हमारे माइंड में एक यही फॉर्मूला आता है कि हमें कोई सैम्पल स्पेस दिया होगा, मतलब कोई ना कोई वो बता देगा एक्सपेरिमेंट कि आपने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, आपने एक कॉइन टॉस किया, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की क्या है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। देखो, +1 क्लास में हमने सैम्पल स्पेस निकालना सीखा था। एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो रहे हैं पीछे के बेसिक से। देखो क्या होता था, सपोज आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया उसने। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक डाई को थ्रो किया आपने, ठीक है, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, जो जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो हम सारी सैम्पल स्पेस में लिख देंगे। तो डाई पे क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है, तो हमने सैम्पल स्पेस बना दिया, ठीक है। उसके बाद इवेंट क्या होता है, इनमें से कोई भी इवेंट बन सकता है। जैसे उसने कुछ भी बोल दिया कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 आना ये क्या है, एक इवेंट है। इसके बाद ये बोल सकता है कोई भी इवन नंबर आने की, कोई भी ओड नंबर आने की, ठीक है। मतलब कोई भी स्पेसिफिक वो चीज़ बोलेगा ये होना, तो वो क्या होता है, इवेंट होता है। सपोज हमने यहाँ पे इवेंट लिया है कि एक नंबर आए 3 से बड़ा नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा नंबर आने का एक इवेंट ले लिया, वो इवेंट को हमने ई से लिख दिया, ठीक है। ये आपका +1 क्लास का काम है, ठीक है। एक बार कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम पीछे का रिकॉल कर रहे हैं। इसके बाद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होती थी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है, और फेवरेबल क्या हो जाएंगी, 3 से बड़ा कोई भी नंबर। अब 3 से बड़ा नंबर क्या होगा, 4, 5 और 6, तो 3 केसेस है हमारे पास। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 3। तो 3 डिवाइडेड बाई 6 और कैंसिल आउट करके क्या आ गया आंसर, 1/2। इस टाइप की प्रोबेबिलिटी हम अब तक कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस चैप्टर में आपको कुछ नई डेफिनेशंस मिलेंगी, ठीक। मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा के कुछ ना कुछ नई एक डेफिनेशन होंगी, मतलब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, उन फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन आपकी आती है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपने अब तक सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, ठीक है। अब उसके टाइप्स आएंगे कुछ अलग अलग। देखो, सबसे पहले आपकी आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से ही पता लग रहा है कंडीशन, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन बुक में दे रखी है। इसको करने से पहले हम वैसे बताना चाहेंगे आपको कि क्या होती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। कंडीशन मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन होगी हमारे पास। देखो, सपोज आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास, ठीक। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, कोई भी आपने 3 कॉइन टॉस किए हैं, ठीक है। तो 3 कॉइन टॉस करोगे तो क्या बनेगा सैम्पल स्पेस, तो इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा ये वाला। 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे। इसको छोड़ो, हम कोई सिंपल सा लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया कि हमने एक डाइस थ्रो किया, तो क्या क्या बन सकते हैं, सैम्पल स्पेस में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। इसके बाद इवेंट डिफाइन कर दिया मैंने। ई एक इवेंट है, ई वो इवेंट है जिसमें सिर्फ इवन नंबर आएंगे, ठीक। तो इवन नंबर क्या है इसमें, 2, 4 और 6, ठीक है। और एक एफ इवेंट है, एफ इवेंट में क्या होगा, 4 से बड़े नंबर आएंगे, तो 4 से बड़ा नंबर है 5 और 6, ठीक। ये एग्जांपल लेके चल पड़े हम। एस कोई सैम्पल स्पेस है, ई और एफ 2 इवेंट डिफाइन कर दिए हमने। अब हम आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। देखो, इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक सैम्पल स्पेस हमेशा गिवन होगा, उसके बाद वो 2 इवेंट डिफाइन करेगा, ए और बी हो सकते हैं वो, ठीक। अब कंडीशन लगा रहे हो तो ऑफ कोर्स हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए 2 इवेंट हो गए, ई और एफ। ये क्या करेगा, कंडीशन लगाएगा ई और एफ पे। क्या कंडीशन होगी, देखो सबसे पहले मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है,
ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? ई में कितने हैं? 3 एलिमेंट है और एस में है 6, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है तो आप क्या करोगे? 2 और डिवाइडेड बाई 6, 1/3। ये आपका लोअर क्लासेस का था। इसके बाद देखो कंडीशनल में क्या करता है, ये बोलेगा, इसका मीनिंग था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब हमें एस दिया हुआ था, जब एस ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ। अब दूसरी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, जब आपको गिवन है कि एफ हो चुका है तो आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, अब हम एस को नहीं लेके चलेंगे, अब हम किसको लेके चलेंगे? मान लो वो पूछता है आपको ई की प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ पहले ही हो चुका है, तो ई गिवन एफ। देखो ये इस टाइप की नोटेशन मिलेगी आपको। इसका मीनिंग क्या है? ई गिवन एफ, गिवन बोलेंगे इसको। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका है। मान लो कोई एस था, ठीक है, एस में से एफ इवेंट हो गया, मतलब वो नंबर ले लिए हमने जो 4 से बड़े थे। अब हम एस को भूल जाएंगे, अब हमारे पास एफ है। ठीक है, अब ये बोलेगा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमें ये एस तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे सिर्फ ये है, हमारे पास सिर्फ ये है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसमें इवन नंबर कितने हैं? 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, ऐसे करना है हमें। मीनिंग क्या होगा? जो नीचे दिया होता है, ये हैश लगा के, मतलब ई गिवन एफ इस टाइप से होगा। जो नीचे वाला है मतलब वो इवेंट हमें दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हमें ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो हम जो नीचे वाला है उसको लेके चलेंगे, उसमें से जो ई में जो डिफाइन किया है वो चीज़ निकालेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी बता देंगे। ठीक, एक बार डेफिनेशन पे आएंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इफ़ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, 2 इवेंट है हमारे पास ई और एफ। ठीक है, एसोसिएटेड विद सेम सैम्पल स्पेस। कोई एक सैम्पल स्पेस है, उसके 2 इवेंट ले लिए ई और एफ, और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट था। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये अब बता रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की? ई इवेंट की। और गिवन दैट एफ हैज़ ओकर्ड, मतलब एफ पहले ही हो चुका है। ई गिवन एफ, यही बोला ना मैंने, ई गिवन एफ मतलब एफ पहले हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ई की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की, गिवन दैट एफ हैज़ ओकर्ड। दैट इज़, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। इस नोटेशन का मीनिंग यही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज़ ऑलरेडी ओकर्ड इज़ गिवन बाय। ये फॉर्मूला है आपका, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। ठीक है, एक्सरसाइज में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको ई गिवन एफ निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो क्या करना है आपको? पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब हम इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास ई ये है, एफ ये है। ई इंटरसेक्शन एफ बताओ पहले क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगी? 1, और टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई गिवन एफ की 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ऊपर वाले का आंसर कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाई 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने? 2 और डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 6। इसको सोल्व करेंगे हम, 1 डिवाइड बाई 6 एंड 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ठीक है, यही हमारा आंसर आया था जब हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया था और जब हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था। ठीक है, मीनिंग सिर्फ आपको यही लेके चलना है। आपके पास कोई एस होगा, देखो ये तो हम कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट वो डिफाइन करके दे रहा है। लेकिन जब वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देगा तो आपको समझना है क्वेश्चन को, उसमें से आपको एस को छांटना होगा, ई और एफ को छांटना होगा। ठीक है, और फिर उसमें आपको समझना होगा कि ई गिवन एफ क्या बनेगा, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, और ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये वाली चीज़ याद रखनी है कि एफ़ की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए,
ज़ीरो होते ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, वैसे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें यही आपका होगा कि ये ज़ीरो मिलेगा ही नहीं। ओके, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला रिमाइंड करना है। ओके, ये आप याद कर लेंगे और डेफिनेशन को समझना ज़रूर है कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मूले से मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, डायरेक्ट लिख दी है मैंने, आप याद कर लेंगे इनको। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ इक्वल टू 1। मतलब अगर आप एस गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और एफ गिवन एफ की निकालोगे, दोनों की वैल्यू 1 आएगी। इसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है बुक में, बिल्कुल ईजी है, पढ़ के देख सकते हैं, डाउट है तो पूछ लेना। इसका यूज़ नहीं होगा एक्सरसाइज में, ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ये वाला है आपका मेन प्रॉपर्टी, ये आपको याद होनी चाहिए। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ। इससे पहले आप एक फॉर्मूला बताएंगे, ये आपने बहुत बार कर चुका है +1 में भी, कि ए यूनियन बी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप कर चुके हो, ठीक है। यूनियन का निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, पहले ए की प्रोबेबिलिटी फिर बी की और माइनस करके दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे है, सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस आ गया, अब कंडीशनल बन गई, ये प्रोबेबिलिटी सारी कंडीशनल में चेंज हो गई है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में, ये एफ के, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी गिवन एफ लग जाएगा, ये ए गिवन एफ बी गिवन एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ, ठीक। बस अब पहले आप ये सिंपल लेके चलते थे, अब आपको ये लेके चलनी है। अगर कंडीशनल में पूछे ये वाली, तो हमको ये सारी भी वैल्यूज कंडीशनल वाली ही चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसी का केस है ये, कि अगर ए और बी अगर डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि उनका इंटरसेक्शन क्या है, 0। ए और बी का इंटरसेक्शन 0 है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी उनकी, 0। तो ये वाली वैल्यू आपकी हट जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा, सिर्फ ए यूनियन बी गिवन एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ए गिवन एफ प्लस बी गिवन एफ, ये वाला 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट गिवन एफ, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 माइनस करके करेंगे ना, पिछली क्लास में भी किया था हमने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं इसको, या ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, एक ही बात है। किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही होगा ना। किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही निकालते हैं ना, तो बस इसमें गिवन एफ हो गया है। ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लेंगे और आपका जो फॉर्मूला है वो याद कर लेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 13.1, इसका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ई और एफ 2 इवेंट दे रखे हैं आपको, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बता दिया, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये तीनों वैल्यूज दे दिए आपसे। पूछा है ई गिवन एफ क्या होगा और एफ गिवन ई क्या होगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ई गिवन एफ का क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर तो दोनों का देखो क्या है फॉर्मूला याद करने का, यहाँ जो भी है दोनों का इंटरसेक्शन ले दो, और नीचे कौन सा आएगा, जो यहाँ नीचे है ना वही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बस अब वैल्यूज पुट कर दो। इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.2, ये दे रखा है 0.3, तो ये कैंसिल होकर कितना आंसर आ गया, 2/3। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एफ गिवन ई, इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.2 और ई की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 0.6, तो कैंसिल होके हो गया 2/6 और कैंसिल किया तो 1/3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को एक बार ट्राई कर लेंगे, 5 क्वेश्चन तक ट्राई करेंगे इसके, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।